चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सीट शेयरिंग के फैक्टर पर महायुति महाविकास आघाड़ी से लीड कर रही है। महायुति ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो तय कर ही लिया है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में लोकसभा चुनाव की तरह अभी भी खींचतान जारी है। सूत्रों की माने तो महाविकास आघाड़ी में 222 सीटों पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ सीटों पर एक्सचेंज की बात चल रही है। मतलब कुछ सीटों पर अदला बदली भी देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ी टेंशन तो अलायंस में उद्धव ठाकरे की तरफ से आ रही है। कांग्रेस कोटे की सीटों पर उद्धव ठाकरे ने अपना दावा ठोक दिया है। उद्धव लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित होकर मुस्लिम बहुल सीटों पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस अपना कोटा किसी भी कीमत में कम नहीं करना चाहते। कांग्रेस झुकने को तैयार नहीं। उद्धव दावे से पीछे हटने को तैयार नहीं। ऐसे में फाइनली क्या फॉर्मूला निकल कर आता है, सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हैं। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ये दावा कर रहे हैं कि कुछ ही दिनों के अंदर अंदर सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया जाएगा। तारीखों का ऐलान फाइनली होने दो, हम तैयार हैं। सर, इसके अलावा महाविकास आघाड़ी की पहली लिस्ट सर कब तक उम्मीद करें आ सकती है? हो जाएगी, परसों हम लोग बैठ के कर लेंगे। किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जाने वाले? ये सरकार का भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, ये सब इशू तो हमारे पास है। चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं आप लोगों की तरफ से कि पहले से ही बीजेपी के कंसल्ट करके मुझे बताइए कि सोमवार में कैबिनेट होता ही है 9:30 बजे कि चुनाव आयोग और बीजेपी इनकी साठगांठ ये स्पष्ट हो चुका है। इसके साथ ही में पीछे लोकसभा चुनाव में आप लोगों को बड़ी जीत मिली थी, इस बार भी किस तरह की आप लोग की तैयारी है महाविकास आघाड़ी के तौर पर? हमारी पूरी तैयारियां हैं और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। बीजेपी और महायुति का कहना है कि जो गलतियां हुई थी वो लोकसभा चुनाव में, वो इस बार गलती नहीं होने वाली, सारी गलतियों को सुधार लिया गया। अरे देखो, पापी लोग कितना भी धो ले तो कुछ नहीं होता। पाप में तो डूबे ही है, पाप के कीचड़ में फंसे हुए लोग हैं। टोल के यही गडकरी और यही फडणवीस बोलते थे कि हम टोल माफ कर देंगे राज्य में, 2014 से बोल रहे थे। महाराष्ट्र सिर्फ मुंबई के 5 किए, महाराष्ट्र की क्यों नहीं किए? हरियाणा चुनाव के नतीजे आने से पहले महाविकास आघाड़ी में ऑल इज वेल चल रहा था, लेकिन जैसे ही हरियाणा का रिजल्ट आया और कांग्रेस की हार हुई, वैसे ही सहयोगी पार्टियां कांग्रेस पर अटैकिंग मोड पर आ गई। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता कांग्रेस को सीएम पद से लेकर सीधी फौज तक की नसीहत देने लगे। आखिर ये हुआ क्यों, इसके बारे में भी सारे आंकड़े कहानी कहते हैं। दरअसल 8 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया। वोटिंग से पहले और वोटिंग के बाद भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने वाला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हार गई और अगले 5 साल तक सत्ता से दूर हो गई। इसके बाद से सहयोगी पार्टी राहुल गांधी के चुनाव प्रबंधन को लेकर सवाल उठाने लगे। अलायंस पार्टनर का प्रेशर पॉलिटिक्स का टैक्टिक शुरू हो गया। सीटों को लेकर लगातार कांग्रेस पर दबाव भी बढ़ा। तो वहीं दूसरी ओर 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे और बीजेपी अकेले दम पर मेजॉरिटी से दूर रह गई थी, तो मोदी के मैजिक पर सवाल उठने लगे थे। लेकिन 8 अक्टूबर को हरियाणा के रिजल्ट ने यह प्रूव कर दिया कि मोदी का मैजिक कायम है। इसका असर यह हुआ कि अब सहयोगी बीजेपी पर प्रेशर बनाने की स्थिति में नहीं है, बल्कि बीजेपी ही लीडिंग एज पर है। कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी वाले नैरेटिव के फेल हो जाने के बाद बीजेपी अब प्रो कंबेंसी का दावा कर रही है। कितनी तैयारी है? पूरी तैयारी है। अभी चुनाव घोषित हो जाएंगे तो काम पे लग जाएंगे। आपके शासनकाल में हमने देखा बड़े बड़े फैसले हुए सर। उद्धव ठाकरे की तो पूरी की पूरी पार्टी ही उनके हाथ से चली गई। तो ऐसे में कई आरोप लगा रहा है विपक्ष। खास तौर पे आज नाना पटोले से जब बात हो रही थी, महायुति को पापी कह रहे हैं। अभी पापी कौन है और दोषी कौन है ये जो जनता तय करेगी, लेकिन जिस प्रकार का विकास काम पिछले 2-2.5 साल में हुआ है, मुंबई को या महाराष्ट्र को जिस प्रकार की प्रगति और गति प्राप्त हुई है, वो अभूतपूर्व है। तो कह रहे हैं कि जितनी भी परियोजनाएं इस वक्त लाई जा रही हैं, चाहे वो टोल भी जो कल बंद किया गया 5 के 5 टोल, ये सभी परियोजनाएं केवल चुनाव को ध्यान में रखते हुए। अरे भाई, जनता को फायदा हो रहा है ना, तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? सामान्य व्यक्ति को आप पूछ लीजिए, सामान्य व्यक्ति को पूछिए वो खुश है कि नहीं। इस योजना से टोल मुक्ति मिल गई तो सामान्य व्यक्ति खुश है। आज इतनी नए नए ब्रिजेस खुल रहे, सामान्य व्यक्ति खुश है। आज विकास काम हो रहा है, सामान्य व्यक्ति खुश है। जो दुखी और दर्द वाले हैं वो केवल विपक्ष में बैठे हैं।
हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। मुंबई से हमारे साथ सचिन चौधरी लाइव जुड़ गए हैं। पहले देवेंद्र पराशर के पास आते हुए नीतीश चंद्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में जिन दो राज्यों से बड़ा झटका बीजेपी को लगा था, उसमें एक उत्तर प्रदेश और दूसरा महाराष्ट्र था। अब यहां पर लड़ाई सीधी नहीं है, बल्कि दो अलायंस के बीच की लड़ाई है। कितना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ये दंगल? निश्चित तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस लिहाज से कि हम सभी जानते हैं कि देश के फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, अब जो महाराष्ट्र में आता है। महाराष्ट्र क्योंकि फाइनेंशियल इतना रिच है, पॉलिटिकल के अलावा, पॉलिटिकल फोर्स तो है ही और इसके अलावा फाइनेंशियली इतना रिच स्टेट है, तो ऐसे में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जरूर चाहेगी कि उस राज्य पे जरूर उसका वर्चस्व रहे। और उस लिहाज से समझा जा सकता है कि बीजेपी जो कि अभी सत्ताधारी पार्टी है गठबंधन के साथ, उसकी कितनी कोशिश होगी कि फिर से एक बार रिटेन करे। और लोकसभा चुनाव के जिन नतीजों की आप बात कर रही हैं, उन नतीजों को अगर सतही तौर पे देखें तो कुछ और समझ में आएगा महाराष्ट्र की राजनीति, लेकिन उन नतीजों को अगर थोड़ा सा अंदर जाकर विश्लेषण करें तो समझ में आएगा कि कहानी अगर उस रेफरेंस के आधार पर तय किया जाए तो शायद बहुत सही नहीं होगा। वो इस लिहाज से कि कम से कम 6 से 8 सीटें तो ऐसी थी जिनमें से लोकसभा का जो नतीजा रहा, उन लोकसभा में अगर विधानसभा के नतीजों को देखें, मतलब विधानसभा में किस दल को कितना बहुमत था, तो एकदम से उलट तस्वीर नजर आएगी। जैसे 6 से 8 सीटें ऐसी थी जो कि बीजेपी या गठबंधन हारी, लेकिन वहां पर उन लोकसभा सीटों में कुल विधानसभा अगर 48 है तो 40 से 41 विधानसभा ऐसी थी जहां पर बीजेपी या गठबंधन लीड कर रही थी। बाकी में हारने का मार्जिन इतना बड़ा था जिसके चलते लोकसभा का नतीजा उल्टा रहा। तो उस हिसाब से समझा जा सकता है कि अगर विधानसभा चुनाव जब हो रहे हैं तो विधानसभा अलग तरीके के, अलग प्रकृति वाले चुनाव होंगे और लोकसभा के रेफरेंस के आधार पर इसको समझना ठीक नहीं रहेगा। मीनाक्षी, ये जाति का फैक्टर कितना काम करने जा रहा है, इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, अलायंस पर हम बात करें, लेकिन उससे पहले चूंकि जाति वाला पूरा ग्राफिक हमारे सामने था, जाति कितना बड़ा रोल प्ले करने जा रही है इस चुनाव में? बिल्कुल, जाति का बहुत अहम रोल रहेगा। आरक्षण का मुद्दा महाराष्ट्र में एक अहम मुद्दा रहेगा, जिसका काफ़ी नुकसान जो है लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ा था, खासतौर पर मराठवाड़ा इलाके में, जहां पर मराठा आरक्षण का प्रभाव ज़्यादा है और अभी भी ये प्रभाव वहां पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि बीजेपी ने अपनी जो हार्डकोर वोट बैंक है, ओबीसी वोट बैंक, उसको मजबूत करने के लिए है कई सारे अहम फैसले लिए हैं। हम पिछले कैबिनेट में हम देखें तो ओबीसी की जो छोटी छोटी जातियां हैं उनके लिए महामंडल की स्थापना की गई है, उनको कई सारे रियायतें दी गई है, ओबीसी में कई सारी जातियों का समावेश किया गया है। तो ऐसे कई सारे जो अहम फैसले हैं, उस फैसलों को ओबीसी के लिए सरकार ने लिया है, क्योंकि सरकार की पूरी दारोमदार जो है वो ओबीसी वोट बैंक पर टिका हुआ है। खासतौर पर विदर्भ का अगर इलाका की हम बात करें तो वहाँ पर 62 सीटें हैं और 62 सीटों में वहां पर ओबीसी फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। पिछले चुनाव में वहां पर ओबीसी के अलावा आदिवासी और जो दलित फैक्टर है उसका भी बहुत बड़ा असर रहा था। तो उसको कम करने के लिए भी सरकार ने आदिवासी हो, शेड्यूल कास्ट हो या ओबीसी हो, उनके लिए काफी प्रयास किए हैं। जहां तक सरकार को भी अनुमान है, अंदेशा है कि जरांगे फैक्टर का और मराठा आरक्षण का थोड़ा बहुत असर उनको इस चुनाव में भी झटका यहाँ पर मिल सकता है। इसके कारण जो अपनी वोट बैंक है उसको इकट्ठा एकमुश्त करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए सरकार ने कई अहम फैसले किए और उसी पर फोकस सरकार का दिखाई दे रहा है। जी मीनाक्षी। जी देवेंद्र, अगर हम अलायंस की बात करें तो बीजेपी अपने अलायंस पार्टनर के साथ बड़े ही क्लियर माइंडसेट और क्लीन माइंडसेट के साथ आगे बढ़ती है। कोई कंफ्यूजन वहां दिखाई नहीं देता, बल्कि इसके ठीक उलट अगर आप देखिए दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी, तो वहां पर अभी भी सेटलमेंट हो नहीं पाया है। क्या ये नुकसानदायक हो सकता है? किसी भी गठबंधन के लिए ये आसान काम तो नहीं होता, लेकिन ये जरूर है कि होमवर्क इसने पहले अपना शुरू कर दिया और कौन सा गठबंधन ऐसा है जिसमें दल एक दूसरे के ग्राउंड सिचुएशन को भी बखूबी समझते हैं, अपना समझने के अलावा वो मायने रखता है। उस लिहाज से देखें, महायुति जो कि बीजेपी का गठबंधन है उसमें होमवर्क काफी पहले शुरू हो गया था। दूसरी चीज की लीडरशिप दिल्ली में एकदम क्लियर है कि दिल्ली का बॉस कौन, बीजेपी। महाराष्ट्र में एकदम से क्लियर है कि मुख्यमंत्री कौन, उनको कितना एडजस्ट करना है, तो मतलब एटलीस्ट चुनाव से पहले। तो ऐसे कंडीशन में वहां पर सीट शेयरिंग को लेकर जो बातचीत होनी है वो एडवांस स्टेज में रही और ज्यादा आसानी के साथ रही महागठबंधन की तुलना में। उनकी तरफ देखें तो अभी बहुत सारी एम्बिग्युइटी है
कोई भी पिक्चर क्लियर नहीं है, तो वो एक समस्या जरूर रहती है। और ऐसे में जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा है तो एक एडवांटेज वाली सिचुएशन में जरूर वो पक्ष रहता है जो कि पहले से तैयारी कर रहा हो, पहले से होमवर्क कर रहा हो। और यहाँ पर फिलहाल बीजेपी नजर आ रही है उसमें आगे। जी, आप बने रहे हमारे साथ।